हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन ऑफ स्टडी आईक्यू। अगर दुश्मनी हो जाए तो उसको दोस्ती में तब्दील करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि जब फर्स्ट इंस्टेंस पे दुश्मनी हुई है तो कुछ फंडामेंटल प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से वो हुई है। लेकिन यहां पे हमको देखने को मिल रहा है कि सार्क की रिवाइवल की बात हो रही है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसमें 8 कंट्रीज आते हैं। ये 8 कंट्रीज को आप देखेंगे इंडिया है और उनके आसपास में बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, श्रीलंका और मालदीव्स है। ये 8 कंट्री सार्क का पार्ट थे। लेकिन 2014 से ये ऑर्गेनाइजेशन बिखरा सा है, डिफंक्ट है, काम का नहीं है, फंक्शन नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? बिकॉज ऑफ पाकिस्तान, बिकॉज ऑफ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो टेंशन है उसकी वजह से, और पाकिस्तान बार बार उसमें वीटो कर देता था, तो उस वजह से ऑर्गेनाइजेशन फुल फ्लेज वे में फंक्शन नहीं कर पा रहा है। लेकिन यहां पे एक मीडिएटर हमको देखने को मिल रहा है, मोहम्मद यूनुस के फॉर्म में, बांग्लादेश के फॉर्म में। मतलब सार्क का इशू, कोर इशू वगैरह फंडामेंटल्स पे जाके देखेंगे तो दैट इज टेररिज्म। कि इंडिया चाहता है कि जब तक टेररिज्म, मतलब इंडिया का तो से ये है कि जब तक टेररिज्म है तब तक टॉक्स नहीं हो सकते हैं पाकिस्तान के साथ में। जब तक टेररिज्म को रोका नहीं जाएगा, आतंकवाद को रोका नहीं जाएगा, बात आगे नहीं बढ़ेगी। तो सार्क रिवाइव ही नहीं होगा अगर टेररिज्म खत्म नहीं किया जाता है। और ये टेररिज्म खत्म होगा ऐसा देखने को तो हमको नहीं मिल रहा है पाकिस्तान के हिसाब से, अगर उस एंगल से इसको एनालाइज करने की कोशिश करें तो ये जो पूरा फंडामेंटल इशू है, जो सार्क के फिर से ना रिफॉर्म होने का, सार्क के फिर से एक्टिव ना हो पाने का, ये फंडामेंटल इशू इसी चीज पे बेस है कि टेररिज्म जो है, पाकिस्तान जब तक उसको फिनिश नहीं करेगा तब तक सार्क रिवाइव नहीं हो सकता है। लेकिन ये जो दुश्मनी है, इसको दोस्ती में तब्दील करने की जो कोशिश है, ये बांग्लादेश एज अ मीडिएटर करने की कोशिश कर रहा है, जहां पे बांग्लादेश इंडिया पाकिस्तान को पास में लाने की कोशिश कर रहा है, सार्क को रिवाइव कर और उसके साथ साथ अपनी जो ग्लोबल इमेज है, इंटरनेशनल लेवल पे नोबेल लॉरिएट है, तो उसको भी और ज्यादा प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है कि देखो मैंने साउथ एशिया में यूनिफायर का काम किया, मैंने इन कंट्रीज को साथ में लाया, पूरे ग्रुप को रिवाइव कर दिया। और चाइना का भी एक एंगल उसमें समझ में आता है। उन सारी चीजों को हम डिटेल में समझेंगे कि इसके क्या नुआंसेस हैं और कैसे सार्क का रिवाइवल करने की कोशिश की जा रही है। तो सबसे पहली बात ये आती है कि बांग्लादेश में जब से हम देख रहे हैं कि मोहम्मद यूनुस जैसे ही इंटरिम प्राइम मिनिस्टर, हमको इंटरिम चीफ एडवाइजर जैसे हमको देखने को मिले, शेख हसीना की जो सरकार थी वो चली जाती है, उसके बाद में ये जब इंटरिम चीफ एडवाइजर बनते हैं, उसके बाद से इनके एफर्ट है कि सार्क को रिवाइव किया जाए। हर लेवल पे, हर जगह पर वो जाते हैं तो वो यही कहते हैं इसको रिवाइव करना है। अब जब ये कह रहे थे तो उसी कॉन्टेक्स्ट में 13 साल बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बांग्लादेश विजिट करते हैं, इशक दर उनका नाम है, वो फॉरेन मिनिस्टर बांग्लादेश विजिट करते हैं एंड मोहम्मद यूनुस से मिलते हैं और इसी चीज के ऊपर बात करते हैं कि क्या प्लान होना चाहिए, कैसे इसको रिवाइव करना चाहिए। तो इसमें 2 चीजें हैं, एक तो इंडिया और पाकिस्तान के जो टाइज हैं उसमें टेररिज्म की वजह से वो फंसा हुआ है, तो सार्क वहां से रिवाइव नहीं होगा। दूसरी बात आती है कि बांग्लादेश फिर से जो भी कोल्ड टाइज हैं पाकिस्तान के साथ में, 1971 के जो हॉरर्स हैं, उन जो कोल्ड टाइज हैं उनको फिर से रिफॉर्म करना चाहता है, उनको ठीक करना चाहता है। वो भूल जाना चाहता है कि जो भी पास्ट में पाकिस्तान ने जो भी उनको पेन इन्फ्लिक्ट किया था, उनको जो भी टेरर कॉज किया था, उन सारी चीजों को भूल जाना चाहता है, नया चैप्टर शुरू करना चाहता है। तो ये जो 2 लेवल है, हमको ये समझ में आ रहा है कि बांग्लादेश कैसे अपनी तरफ से भी एफर्ट कर रहा है। तो अगर इन नुआंसेस को देखें तो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बांग्लादेश विजिट करते हैं एंड यहां से इनकी कोशिश है कि सार्क को रिवाइव किया जाए। अब सार्क में ये सारी कंट्रीज हमको देखने को मिलते हैं, उसमें पाकिस्तान इज वन ऑफ देम, राइट। तो पाकिस्तान को लेकर इस तरीके से रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है। अब इसमें 2 पार्टनर्स हैं, एक पाकिस्तान, एक इंडिया है। अगर ये दोनों साथ में आ जाते हैं तो सार्क रिवाइव हो जाएगा। लेकिन दोनों पार्टनर से अगर पाकिस्तान इज रेडी फॉर दैट एंड पाकिस्तान इज रेडी, लेकिन फिर बाद में है कि वो फिर से वीटो कर देगा अपने जो ट्रेड अग्रीमेंट्स है, प्रोटोकॉल्स है, उसको लेकर। तो ये इशू है। उसमें दूसरा जो पार्टनर इंडिया तभी ज्वाइन करेगा इसको, या इंडिया तभी इसको रिवाइव करना चाहेगा जब पाकिस्तान अपनी तरफ से टेररिज्म पे कमिटमेंट देगी, वो टेररिज्म फिर से स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म नहीं करेगा, उस पर रोक लगाएगा। लेकिन ऐसा होने नहीं वाला है। तो इसी वजह से समझ में आ रहा है
कि मोहम्मद यूनुस का जो एफर्ट है वो वैसे ही वेस्ट जाने वाला है। लेकिन इसको समझेंगे कि एफर्ट एक्चुअल में वेस्ट जाएगा या कुछ तो गेन उनको मिलने वाला है, उसको हम डिटेल में एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। अगर उसमें देखें सार्क के बारे में, सार्क कब शुरू हुआ था, मतलब सार्क बहुत समय पहले शुरू हुआ। 2014 में हमको देखने को मिलता है कि लास्ट उसका समिट हुआ था जिसमें सब लोग आकर मुलाकात करते हैं, मीटिंग करते हैं। लेकिन उसके बाद में जब काठमांडू नेपाल में हुआ, उसके बाद से ये डिफंक्ट है, कोई भी मुलाकात नहीं हुई है। आप समझेंगे इसको, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड उरी अटैक होता है, उरी टेरर अटैक होता है इंडिया के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर हमको ये देखने को मिलता है, जहां पर 17 इंडियन सोल्जर्स की जान जाती है, राइट। ये जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म अटैक हुआ था, इसके बाद में इंडिया ने और बाकी कंट्रीज ने, मतलब इंक्लूडिंग बांग्लादेश, तब से शेख हसीना उनके प्राइम मिनिस्टर थे और वो प्रो इंडिया थे, तो इंक्लूडिंग बांग्लादेश बाकी कंट्रीज ने बॉयकॉट कर दिया सार्क समिट को, क्योंकि पाकिस्तान उसमें इतना वोकल हो रहा है, लेकिन वहीं पे बैक एंड में देखे तो इस तरीके से टेररिज्म स्पॉन्सर कर रहा है, ये सारी चीजें कर रहा है। तो उस वजह से सार्क समिट नेक्स्ट जो होने वाले थे 2016 में, उसको बॉयकॉट कर दिया जाता है। अब उस सार्क समिट का कोई पार्ट नहीं होता, उसको अटेंड ही नहीं करते हैं, वो सार्क समिट होता ही नहीं है। तो 14 में लास्ट हुआ, उसके बाद से समिट देखने को नहीं मिले, और अभी यूनुस की मुलाकात होती है पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर से, और ये डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे सार्क को रिवाइव किया जाए। तो ये पूरी कहानी है अभी तक की, अगर आप देखेंगे 10 साल की कहानी ऐसे समझ में आती है। तो 2016 से ये डोरमेंट है, फंक्शन नहीं कर रहा है, कोई भी समिट हमको नहीं देखने को मिले। उसके बाद में आप देखेंगे तो अगर ये समिट नहीं देखने को मिले तो यूनुस इसको रिवाइव क्यों करना चाह रहे हैं, क्या रीजन है उसके पीछे। इनके जो डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव्स है कि वो जब से आए हैं तब से कह रहे हैं कि मैं सार्क एंकरेज करूंगा, सार्क रिवाइव हो, जो पाकिस्तान के साथ में हमारी रिलेशनशिप है वो भी इंप्रूव हो, और सार्क को रिवाइव करना, पाकिस्तान के अपनी साथ में अपनी रिलेशनशिप को इंप्रूव करना हमारी हाईएस्ट प्रायोरिटी है। ये ऐसा क्यों कह रहे हैं, और उसी के साथ साथ में वो कहते हैं कि सिर्फ हम बायलैटरल ट्राइज इंप्रूव नहीं करना चाहते कि पाकिस्तान के साथ में या इंडिया के साथ में, हम पूरे ग्रुप को रिवाइव करना चाहते हैं। तो जो रीजनल कोऑपरेशन है इसको इंश्योर करना चाहते हैं और साउथ एशिया को एक यूनिफायर के फॉर्म में बनाना चाहते हैं। तो ये जो है मोहम्मद यूनुस का जो इनिशिएटिव है, व्हाई ही इज ट्राइंग टू डू दैट, अगर इसके पीछे कुछ कोर चीजों को समझे तो वो ये समझ में आता है कि सबसे पहले ही वांट टू प्रोजेक्ट हिमसेल्फ एज इंडिपेंडेंट। जब शेख हसीना की सरकार थी तो उस समय पे हमने देखा कि वो प्रो इंडिया थे, है ना, तो प्रो इंडिया कॉन्टेक्स्ट वहां पे समझ में आ रहा था। अब वहां से ये खुद को इंडिपेंडेंट दिखाना चाहते हैं कि देखो मैं एक यूनिफायर हूं, इंटरनेशनल ग्लोबल स्टेज पे जैसे हमने बात की कि खुद को शोकेस करना चाहते हैं कि मैंने पूरे रीजन का कोऑपरेशन करा दिया, सबको साथ में ला दिया, दो बड़े प्लेयर्स के बीच में जो फंडामेंटल इश्यूज थे उसको ही रिजॉल्व कर दिया। तो दैट इज समथिंग वो प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। उसके साथ साथ में पाकिस्तान और चाइना के साथ में ऑब्वियसली बहुत सारे लोन्स लिए हुए हैं, वो सारी चीजें हैं। तो चाइना ये चीज को पसंद करेगा कि यहां पर जो कोऑपरेशन है ये हो रहा है, ट्रेड है, इकोनॉमी ये बूस्ट हो रहा है, वो पसंद करेगा कि थोड़ा तो पीस है। वो टर्मोइल जरूर चाहेगा जब अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में जरूर चाहेगा कि ये सार्क फिर से रिवाइव हो जाए और वो अपने हिसाब से उसको चला पाएगा, क्योंकि उसके दो इंपॉर्टेंट जो पॉन्स है, दो सोल्जर्स हैं, दैट इज पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, वो तो उस चीज में है ही। तो इंडिया को वहां से पुश कर सकता है, पुश बैक कर सकता है। तो इंडिया किसी रीजनल ग्रुप का पार्ट है, वहां पर चाइना पार्ट नहीं है, लेकिन डिस्पाइट दैट वो बाहर से एक्सटर्नल प्लेयर के रूप में बांग्लादेश और पाकिस्तान को इन्फ्लुएंस कर सकता है और पूरे ग्रुप के जो डिसीजन होंगे उसमें भी एक इन्फ्लुएंशियल रोल प्ले कर सकता है। तो चाइना वुड वांट कि सार्क रिवाइव हो जाए, और उसके साथ साथ में यूनुस चाहता है कि वो इंडिपेंडेंट वे में ये सारी चीजों को इंश्योर करे। एंड उसी के साथ में सार्क को आप देखेंगे इतना ईजी नहीं है उसको रिवाइव करना, क्योंकि इंडिया का 70% पूरे रीजन का जीडीपी कॉन्ट्रीब्यूट, सार्क में जितने भी कंट्री है 70% इंडिया उन सारे कंट्रीज की जीडीपी को कंपेयर करेंगे तो इतना कॉन्ट्रीब्यूट करता है। तो इंडिया तो बहुत मेजर प्लेयर है, अगर इंडिया इसका पार्ट नहीं है तो रिवाइव नहीं हो सकता है। उसके साथ में आप देखेंगे कि वो पावर प्रोजेक्शन करना चाहता है, जो हमने देखा। एंड पाकिस्तान के साथ में जो कोल्ड टाइज है, बहुत समय से खराब टाइज है, उसको इंप्रूव करना चाहता है। शेख हसीना के समय पे हमने देखा कोल्ड टाइज थे, राइट, वो प्रो इंडिया थे, लेकिन जो हॉरर्स ऑफ 1971 है वो तो याद है उन्हें, हर किसी को याद है। उनके फैमिली उस चीज में इन्वॉल्व थे, फैमिली को बहुत ज्यादा पेन, वो सारी चीजें सफर करनी पड़ी थी। तो ये चीज हमको समझ में आता है, और जो ग्लोबल अपील है यूनिफायर की वो शोकेस करना चाहता है। तो पूरी कहानी ये निकल के आती है। तो फर्दर अगर आप इसको समझेंगे तो इसके साथ में एक और चीज है, जैसे चाइना है, पाकिस्तान और बांग्लादेश अपने जो पॉन्स हैं इसके थ्रू ये इंडिया को बॉक्स इन करना चाहेगा कि अच्छा सार्क के अंदर जो भी चीजें हो रही है एज पर चाइनीज जो मैंडेट है उस तरीके से वो इंश्योर हो। ये एक नुआंस समझ में आता है, और ये आज की बात नहीं है कि फर्स्ट टाइम चलो ये मिल रहा है। जब से यूनुस पावर में आए, इंटरिम गवर्नमेंट के जब चीफ एडवाइजर बने, तब से ये जब शहबाज शरीफ
जो हम समझेंगे कि पाकिस्तान के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे शहबाज शरीफ के साथ में जब इनकी मुलाकात हुई थी यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली न्यूयॉर्क में, तब भी साइडलाइंस में इन्होंने यही बात की थी कि चलो इसको रिवाइव करते हैं, रिसरेक्ट करते हैं सार्क को। तो ये चीज रीजनल पीस मेकर की बात करते हुए हमको समझ में आ रहा है। तो सिंस ही टुक द ऑफिस ही इज एक्टिवली इन्वॉल्व इन इंश्योरिंग दैट कि यहां पर कुछ ना कुछ पीस आए। तो ये एफर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये सारे एफर्ट आर गोइंग टू गो वेस्ट, जैसे हमने बात किया था। क्यों? क्योंकि चैलेंजेस है सार्क को रिवाइव करने में। सबसे पहला कि उरी अटैक हुआ था, तब से हमने इसको बॉयकॉट किया है। तो ये तो टेररिज्म, फंडामेंटल प्रॉब्लम ही टेररिज्म का है, उसको फिनिश नहीं करेंगे तब तक नहीं चलने वाला है। दूसरी बात आती है पाकिस्तान खुद ही वीटो कर देगा इसको, जैसे बहुत सारे की ट्रेड प्रोटोकॉल थे उस पर वीटो कर देता था। और सार्क तो चलता ही यूनानिमस डिसीजन पे कि हर किसी को साथ में मिलकर एक निर्णय लेना है, कंसेंसस बेस होगा। लेकिन कंसेंसस कैसे चल पाएगा जब मतलब पाकिस्तान उस तरीके से वीटो कर देगा, ऐसे टेरर स्पॉन्सर करेगा, तो नहीं चलने वाली है वो चीजें। और इसी के साथ में सार्क का जो मोटर व्हीकल एग्रीमेंट था उसको भी बॉयकॉट कर देता है, उसको भी फॉलो नहीं करना है उससे। तो ये सारे प्रॉब्लम्स थे पाकिस्तान के फॉर्म में हमको देखने को मिल रहे थे, जिसकी वजह से सार्क डिफंक्ट हो जाता है। उसके बाद में रीजनल टेंशन की अगर हम बात करें तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में रीजनल टेंशन सिंस देन चलते हुए हमको देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से एक मीनिंगफुल कोऑपरेशन नहीं देखने को मिला है। तो उसी वजह से जो सार्क है उससे हटकर एक नया ऑर्गेनाइजेशन है, ऑल्टरनेटिव है सार्क का, उसको एक्सप्लोर कर रहा है इंडिया और उसमें बखूबी से अपने इनिशिएटिव्स को इंश्योर कर रहा है। और साउथ एशिया के अंदर जो भी कोऑपरेशन है उसको बढ़िया तरीके से वो ट्रेड और सारे पिलर्स पे देखने को मिल रहा है। और ये यूपीएससी के अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया था ये 2016 में जब ये हुआ, उसके बाद में कि सार्क को क्या इंडिया रिवाइव कर सकता है, क्या इंडिया को रिवाइव करना चाहिए, या फिर एक जो नया इनिशिएटिव है दैट इज बिम्स्टेक, मतलब पुराना इनिशिएटिव है लेकिन उस पर ज्यादा फोकस जा रहा है। जो बिम्स्टेक है आफ्टर सार्क के डिफंक्ट होने पे बिम्स्टेक पे ज्यादा फोकस जा रहा है। तो वो जो चीज है क्या वो रैशनल है, उस पर सवाल भी आया था। तो अगर इसको देखेंगे हम तो बिम्स्टेक की बात करेंगे तो दैट इज उसमें बाकी कंट्रीज है जिसमें हमको अफगानिस्तान और पाकिस्तान नहीं देखने को मिलता, राइट। तो उनके अलावा हमको समझ में आता है कि दैट इज समथिंग जिस पे फोकस जा रहा है, जो ऑल्टरनेटिव्स हैं उन पे ध्यान जा रहा है। तो इंडिया की पोजीशन क्या है सार्क के मामले में कि सार्क को रिवाइटलाइज करना चाहेंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी, जो गवर्नमेंट है वो भी चाहेंगे इसको रिवाइटलाइज करना। 2020 में जैसे कोविड-19 इमरजेंसी फंड था और उसके साथ साथ में $10 मिलियन का इतना ज़्यादा इनिशिएटिव, इतना ज़्यादा सार्क नेशन के लिए कॉन्ट्रीब्यूट किया था, तो वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। उसके साथ में ये जो इनिशिएटिव है, ये सारी चीज़ है कि दे वांट टू रिवाइव, इंडिया वांट टू रिवाइव सार्क, गिवन दैट टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर, कि हम रिवाइव इसको डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव कैसे करेंगे जब तक टेरर चल रहा है। तो टेरर जब तक है तब तक ये साथ में नहीं चलेगा। और इस सबसे बड़ा रोड ब्लॉक इसमें यही आ जाता है कि पाकिस्तान का जो हिस्ट्री है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का, ये फिनिश नहीं होगा तो सार्क रिवाइव नहीं होने वाला है। सो दैट इज द कोल्ड थिंग जो इस तरीके से है। अब इंडिया का पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा क्रूशियल है, 70% ऑफ जीडीपी कंट्रीब्यूट करता है, और जब तक ये नहीं होगा तब तक मीनिंगफुल रिवाइवल तो पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज इंडिया इज द लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द रीजन। एंड उसी के साथ में पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट से बात करें तो वीटो करना ट्रेड प्रोटोकॉल्स, मोटर व्हीकल एग्रीमेंट को उस तरीके से नहीं मानना, एंड क्रॉस बॉर्डर व्हीकुलर मूवमेंट जो रीजन है वो नहीं इंश्योर हो पाएगा। तो उसी वजह से जो परसिस्टेंट चैलेंज है यहाँ से भी देखने को मिलता है, इसकी वजह से इनकी इनफेक्टिवनेस बहुत ज़्यादा है। उसी के साथ में अगर हम देखें तो पब्लिक ओपिनियन क्या है सार्क के रिवाइवल पे, कुछ कहते हैं यस, कुछ कहते हैं नो, कुछ कहते हैं कांट से। इंडिया टुडे ने ये सर्वे किया था तो उसमें समझ में आता है कि जब तक जो पास्ट टेंशंस है उसकी वजह से सारे जो ओपिनियंस है वो बहुत डिविजिव वे में हमको देखने को मिल रहा है। इट सीम्स दैट इट इज़ नॉट देखने को नहीं मिल रहा है कि शायद ये रिवाइव हो पाएगा। बाकी इनिशिएटिव्स की बात करें जो अल्टरनेटिव है उसके, उसमें बिम्स्टेक आ जाता है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। अब ये प्रोमिनेंस में आया जब से सार्क डिफंक्ट हुआ है। उसके साथ साथ में है BBIN जिसमें बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल है। बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, नेपाल है, ये चारों कंट्रीज आ जाते हैं और इनके कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं, पाइपलाइंस हैं, मोतीहारी से लेकर ऐसे पाइपलाइंस हैं, ये सारे इनिशिएटिव्स हैं इनके। मोटर व्हीकल एग्रीमेंट के रिस्पेक्ट में भी इनिशिएटिव्स हमको देखने को मिलते हैं। ट्रेड इकोनॉमी को कैसे इंप्रूव करना है वो सारी चीज़ें इन दोनों में देखने को मिलती है। उसी के साथ में बायलैटरल एग्रीमेंट्स भी हमको समझ में आते हैं कि कंट्रीज़ के बीच में बायलैटरल एग्रीमेंट है। इंडिया का आप देखेंगे म्यांमार के साथ में समझ में आता है, बांग्लादेश के साथ में समझ में आता है, ये सारी चीजें हैं। तो जब डायरेक्ट बायलैटरल कोऑपरेशन हो रहा है तो मल्टीलैटरल फ्रेमवर्क्स में क्यों इतना एनर्जी स्पेंड करना। और ज्यादातर हमको ग्लोबली देखने को मिल रहा है कि मल्टीलैटरलिज्म तो एक तरीके से फिनिश होते हुए देखने को मिल रहा है। उसकी जो इफेक्टिवनेस है वो बहुत कम देखने को मिल रही है। आप बात कीजिए UN की क्या इफेक्टिवनेस है ना, जहाँ पे WHO है उसकी क्या इफेक्टिवनेस देखने को मिलती है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की क्या इफेक्टिवनेस देखने को मिलती है। WHO चाइना को कंडेम नहीं कर पाता है कोविड वायरस के लिए। उसके साथ साथ में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में
जो भी जुडिशियल अपॉइंटमेंट है उसको ब्लॉक करके बैठा हुआ है यूएसए। उसी के साथ में यूनाइटेड नेशन की बहुत सारे जो सेज होते हैं बाकी कंट्रीज उसको फॉलो नहीं करते। जो हम समझते हैं कि जिस तरीके से चाइना अपने 9 डैश लाइन बना के बैठा हुआ है, अब जो भी मैंडेट है वहाँ पे, जो कि सी का मैंडेट है, मैरीटाइम जो मैंडेट है, चाइना उसको भी फॉलो नहीं करता है। तो ये सारे नुआंसेस हमको समझ में आते हैं कि जो भी मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस है उनके जो भी मैंडेट है उनको फॉलो नहीं किया जा रहा है, तो उसी वजह से बायलैटरल चीज़ों पे ज़्यादा फोकस जा रहा है। तो सेम ये जो रीजनल कोऑपरेशन है इस पे भी कम फोकस जाएगा, ग्रुपिज्म पे भी कम फोकस जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमें समझ में आता है कि बाकी जो ऑल्टरनेटिव्स है, ये ग्रुप्स, ये ग्रुप, ये बड़ा ग्रुप, ये छोटा ग्रुप और उसके साथ साथ में बायलैटरल ग्रुप्स, ये एक्सप्लोर करते हुए हमको देखने को मिल रहा है। तो अगर रोड अहेड बात करें सार्क क्या हो सकता है, क्या वो रिवाइव हो सकता है? रिवाइव हो सकता है तो ये चीज़ें सारी की सारी मैट होनी चाहिए, जिसमें इंडिया पाकिस्तान के टेंशन को रिजॉल्व करना होगा। पाकिस्तान का कमिटमेंट आना चाहिए एंटी टेररिज्म मेजर्स को लेकर, रिमूव करने होंगे ट्रेड बैरियर्स मेंबर स्टेट्स के बीच में, और रीजनल कनेक्टिविटी इनिशिएटिव्स जो है, मोटर व्हीकल एग्रीमेंट, इन सब पे सबकी सहमति होनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो नहीं होने वाला है। अगर ये हो जाता है तो पोटेंशियल बेनिफिट्स ये हैं कि रीजनल जो भी ट्रेड ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिलेगा, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स होंगे, कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस होंगे, जो भी रीजनल चैलेंजेस है, कुछ डिजास्टर है उसको लेकर। उसके साथ साथ में एक कलेक्टिव वॉइस ग्लोबल फोरा पे देखने को मिल सकती है, जहां पर यूएन WTO में एक कलेक्टिव वॉइस के फॉर्म में ये देखने को मिल सकता है। अगर ये चीज रिवाइव होती है तो ये पोटेंशियल बेनिफिट्स है, लेकिन ये होने के बहुत कम चांसेस है। तो उसके साथ में जैसे मोहम्मद यूनुस जो है वो कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का फ्यूचर, अब उन्हें लगता है सर्टेन है कि बढ़िया हो जाएगा, लेकिन ये बहुत अनसर्टेन है ना, ये पॉसिबल नहीं, इट्स वेरी अनसर्टेन। एंड जब तक फंडामेंटल इश्यूज, टेररिज्म और टॉक साथ में नहीं जा सकते, इसको रिजॉल्व नहीं किया जाता, सारे मेंबर स्टेट साथ में नहीं आ पाएंगे, और सारे साथ में आ भी गए, इंडिया वुड नॉट बी पार्ट ऑफ दैट, तो 30% GDP से लेकर एक नया ही ग्रुप बन जाएगा वो, उसमें फिर दैट वोंट बी सार्क एनीमोर। तो बिना इंडिया के सार्क कुछ भी नहीं है, और इंडिया तब तक नहीं आएगा जब तक टेररिज्म वाला जो एंगल है इसको हटाया नहीं जाता है, राइट। तो यही पूरे नुआंसेस थे इस वीडियो के। उसी के साथ मैं होप एंड विश आपको वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया हो तो आप मैड लाइव स्टडी IQ पर टेलीग्राम चैनल पर आप कनेक्ट कर सकते हैं, जहां पर आपको वैल्यू एडिशन के सारे जो मटेरियल है, आप 2028 का प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, सारे जो भी गाइडेंस हैं, आपको जो भी डाउट्स है, क्वेरीज है, जूम सेशन है, सारे लाइव्स हैं, वो सारी चीज़ें कंडक्ट कर देंगे, सो दैट आपको उसमें कुछ हेल्प मिल पाए। एंड आई होप एंड विश आपको वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फेलोज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।